हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आउट क्लासेज। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज आपके लिए लाए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। तो राजस्थान के अंदर आपको पता ही है कि 1857 की क्रांति वाला जो स्वाधीनता संग्राम था वो सफल नहीं हो पाया था। उसकी जो हम कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट थे, उसके कारण कई भावनाएं उत्पन्न हुई, जिसके बीच में सबसे पहले है राजस्थान के सांस्कृतिक ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति। जब हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य से राजस्थानी चरित्रों के बारे में हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो उठी थी। उसके बाद में आर्य समाज की शाखाओं से भी राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की थी, जिसके बीच में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों के अंदर ये जागृति उत्पन्न की थी कि राजनीतिक के जो लोग हैं वो भी काम खराब कर रहे हैं, मतलब जनता को भड़का रहे हैं, जनता का भ्रष्ट कर रहे हैं, जनता को भ्रष्ट कर रहे हैं। उसके बीच में कुछ राजनीतिक नेता थे जिन्होंने लोगों का साथ दिया, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी थे। साहित्य और पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया, जिसके बीच में बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गान से राजस्थान गूंज उठा था। और राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकार आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद में है अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 में प्रकाशन हुआ। अखबारों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। छपनिया के भीषण अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से उपेक्षा बरती गई। उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना और जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार बनने आरंभ हो गए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या सोचा कि हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। उसके बाद में आता है एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया। इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया। फिर रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत ने चेतावनी चुंगटिया नामक एक रचना भेंट लिखी। ये बुक के बारे में पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है उससे उन्हें आत्मसम्मान की भावना जगी और दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। महाराणा के इस कार्य से राजस्थान की जनता में एक नव चेतना की लहर दौड़ी। और उसके बाद लिखा, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि जो लोग थे उनके पास बेरोजगारी हो गई थी और वो खाना पीना भी उनका सही नहीं रहा था। 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई, तो जो निरंतर बलवती होती गई। और 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और आगे देखते हैं किशनलाल और हरविलास शारदा जो राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। इसके बीच में कहा था कि 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं के साथ हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, तो ये कुछ प्रमुख नेता हैं जिन्होंने राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। राजपुताना मध्य भारत का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1909 में अमृतसर में संपन्न हुआ। 1920 में तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित हुआ। दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इसी समय नागपुर में हुआ था। उसके अंदर सभा के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केवल निर्वाचित हुए थे, किंतु कुछ कारणों से वे नागपुर नहीं पहुंच पाए थे। जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। उसके बाद में कुछ और बातें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राजस्थान के राजाओं से यह आग्रह किया गया कि वे अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाएं। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर के योगदान से हुई या सहयोग से हुई, ये कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेंगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया, या हम कह सकते हैं मार्गदर्शन किया। तो संघ ने बूंदी और सिरोही, उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया और इनकी आलोचना की। तो जिस तरह से वहाँ पे लोगों पे अत्याचार किए जाते थे पुलिस के द्वारा, वो सारी बातों का भी उजागर किया गया।
ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से शंकित थी। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। तो न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा भी दे दी। 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों से परस्पर मतभेद शुरू हो गए और धीरे धीरे इनके बीच में मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। 1928 से 1929 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतया प्रभावहीन हो गया, मतलब कि उनके बीच में इतनी फूट डाल दी थी कि जो राजस्थान सेवा संघ है वो रहा ही नहीं। उसके बाद में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी का हाथों में आया। 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया, भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं था, यहाँ भी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हो चुकी थी। राज्यों में निरंकुश शासन के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न हो चुका था। जोधपुर में एक सत्याग्रही थे जो भंवरलाल सराफ थे, उनके हाथों में तिरंगा झंडा लेकर शहर में वो घूमे और एक और महात्मा गांधी और दूसरी ओर सबराह लिखा था। उन्होंने बाजार में एक भाषण दिया जिसे जनता ने उत्साह से सुना। फिर टोंक राज्य की जो जनता थी उन्होंने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। तो वहाँ के अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल, मतलब कि कुछ बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया और लेकिन शीघ्र ही इनको छोड़ दिया गया, क्योंकि इनके ऊपर हाई डिमांड के लोग होते हैं जो कि इनको छुड़ा लेते हैं। उसके बाद में आता है कि जयपुर में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की जो उपाधि थी वो लुटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए। उन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद वे गांधी जी के बहुत निकट आ गए। बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया। तो कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया गया था, ये आपको पता लग ही गया। बीकानेर में राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत देरी से हुई। धीरे धीरे यह ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा। जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरंभ हो गया। 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। अनेक स्थानों पर जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए और समाज सेवा के उद्देश्य से कई संस्थाएं स्थापित की गई। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। तो अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। अर्जुन लाल सेठी और चांदकरण शारदा ने भी इसमें भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने तन मन और धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान की और ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोगी तथा युद्ध संचालन में भागीदार बनाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जहां देशी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते थे। उसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी राजाओं को संकेत दिया गया कि राष्ट्रवादी मध्य वर्गीय लोग, किसान, मजदूर और समाज की निम्न स्तर की उभरती शक्तियां ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकती है। तो ये जो लोग थे इनके ऊपर जो ब्रिटिश सरकार थी उनको संदेह और था कि ये खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने में किसान पंचायतों की स्थापना पर गौर किया और उसकी आत्मनिर्भरता की तुलना में रूसी सोवियतों से की और बिजोलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार पथिक को बोल्शेविक कहा। एक बार फिर समान हितों की बात कहकर देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ गया था, इसीलिए राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। तो राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को अपने साथ नहीं जोड़ा और उसका भाग नहीं लिया या उसमें हिस्सा नहीं लिया। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए।
स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को अपने राज्य के शिवमूर्ति संपूर्णानंद और अनंत वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया था। तो मेन रीज़न क्या था कि जो वहाँ के राजा थे वो लोग नहीं चाहते थे कि ये सारे के सारे ब्रिटिश सरकार के गुलाम बन जाएं। ठीक है, वो चाहते हैं, सारे के सारे राज्य चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार के गुलाम बन जाएं ताकि हमें अपनी राजा की पदवी मिली रहे। अगर इन ब्रिटिश सरकार को यहाँ से हटा दिए तो हमें राजा की पदवी से भी उठा दिया जाएगा। तो उन्होंने अपने ही जो सरकारी नौकर थे उनको निलंबित कर दिया जो स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। उसके बाद में जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरम्भ कर दिया कि विदेशी माल को जोधपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर लाते रहे, जबकि इससे पूर्व वे महर्षि दयानंद का उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। फिर भी उन्होंने विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया था। इसमें जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा था कि देशी माल का प्रारंभ करें, देशी माल को बढ़ावा दें और ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालें, पर जो राजा थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। इसके कारण लोगों के अंदर भी चेतना बढ़ी हुई। जोधपुर महाराजा के संरक्षक प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ हो गया था। ये बात भी हो चुकी है हमारी। ब्रिटिश सरकार अब यह प्रयत्न करने लगी थी कि राजस्थान के राज्यों में अंग्रेजी मंत्रियों की नियुक्ति हो ताकि वे राज्यों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रित रख सके। तो अब क्या अंग्रेजी लोग जो चाहते थे वो चाहते थे कि जो भी यहाँ पे राजा महाराजा हैं इनके यहाँ पे मंत्री कौन हो, हमारे लोग हों, अंग्रेजी लोग हों, ताकि हम लोगों को नौकर बना सकें, लोगों से जितना हमने काम करवाना है वो करवा सकें और उनकी अन्य गतिविधियों पर अंकुश लगा सकें या ऐसे काम करवा सकें जिससे ये हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग आ गए। अब जब से शिक्षित लोग आ जाते हैं तो उनको पता है कि हमारे ऊपर जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं तो हम इस ध्रुव्य व्यवहार के खिलाफ क्या कुछ कर सकते हैं वो इनको पता होता है। तो इन्होंने फिर नए युग की सूत्रपात की और जन आंदोलन करने शुरू किए। तो राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना होना शुरू होगी। प्रथम 1927 ईस्वी से पूर्व, द्वितीय 1927 से 1938 तक, तृतीय 1938 से 1939 तक। तो राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण के अंदर जो सामाजिक और मानवतावादी समस्याएं थी उन पे केंद्रित था। द्वितीय चरण के अंदर क्या हुआ कि ऑल इंडियन स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव को पास कर रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की भी बात कही गई। उसके बाद में प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व भी मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। तो 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ, 1920 में अखिल भारतीय देशीय लोक परिषद की स्थापना हुई और इन संगठनों के माध्यम से ही स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आने लगी। उसके बाद में प्रजामंडलों की स्थापना, तो 1931 में सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो थी जयपुर की। उसके बाद में परंतु इसने राजनीति में प्रवेश किया 1938 को। 1931 में तो इसकी स्थापना हुई थी, 1938 में इसने प्रवेश किया। तो उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। कोटा में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल व अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी। 1938 के बीच में ही ये है। 1939 में भरतपुर की बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 में की। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की और 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई में की गई। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी जो प्रजामंडल हैं इनकी स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, कहाँ की गई, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही पेपर के अंदर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चाहे आपका सिविल एग्जाम हो, चाहे आप 9th 10th या कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई या कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। उसके बाद में सबसे पहला है जो जोधपुर में जन आंदोलन। तो जोधपुर में जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया। तो मारवाड़ लोक परिषद में इसके विरोध में आवाज़ उठाएगी जो जोधपुर वाला इलाका था। तो जोधपुर के जय नारायण व्यास
ने सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। 29 मार्च 1940 को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। इसका मतलब यह है कि जो अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे वो चीज़ें होने लगी। अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि ये जन आंदोलन ना हो, लोग हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, पर क्या हुआ कि जोधपुर के अंदर इनके खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनकी जो भी संस्थाएं थी उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया और जितने भी इनके नेता थे उनको चक्के जेल में डाल दिया। छात्रों ने भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके बीच में जगदीश लाल, जोरावर मल और देख लेते और कौन है, और मदन लाल, इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका, परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के शिवदयाल दवे को भी, जिसे 7वां डिक्टेटर बनाया गया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। 8वें डिक्टेटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन में लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों को गिरफ्तार कर लिया। तो अगर आपसे पूछा है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करवाई थी, तो आप क्या कहेंगे, जयनारायण व्यास ने। उसके बाद में 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। तो अब आपको बताइए क्या हुआ होगा। तो पुलिस वालों को क्रुद्ध जनता ने बुरा भलागा, पुलिस वालों ने के ऊपर पत्थर भी फेंके। फिर क्या हुआ कि आपको पता है कि अंग्रेज वाले हैं तो वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो बच्चों ने क्या किया, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने लगे। तो 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूर्य देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने भी इस सभा में जोशीला भाषण दिया। 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई। 1946 को डाबरा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। तो 1946 के अंदर जो डाबरा कांड हुआ था, इसके जो बड़े बड़े जागीरदार थे उन्होंने अपने ही वहाँ के जो लोग हैं लोक परिषद के कार्यकर्ता उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सहे। 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो गया था। उनके पुत्र हनुवंत सिंह को गद्दी नशीन किया गया, मतलब कि उनको गद्दी से ही हटा दिया गया। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटचारी को भी हटा दिया गया और अपने जागीरदारों व रिश्तेदारों का मंत्रिमंडल बना लिया। अब जो अंग्रेज लोग हैं वो तो यही चाहेंगे कि सभी जगह हमारी मतलब राजा हो या हुकूमत हो, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा, उनकी वहाँ पे स्थिति देखने के लिए कि लोगों की क्या स्थिति है या वो राजा को समझा सकते हैं नहीं समझा सकते। तो 1948 में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। तो 1948 के अंदर जयनारायण व्यास ने ही मंत्रिमंडल का निर्माण किया था और 1949 में जोधपुर बृहत राजस्थान में विलीन हो गया। तो जोधपुर को बृहत राजस्थान के अंदर शामिल कर लिया गया। उसके बाद में आता है बीकानेर में जन आंदोलन। तो बीकानेर के अंदर महाराजा गंगा सिंह थे, उनकी जो योग्यता है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। उन्होंने जो व्यवस्थापिका हाईकोर्ट और नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका निभाई थी, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था। तो बीकानेर में जन जागृति लाने वाले चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। बीकानेर षड्यंत्रकारी केस में स्वामी गोपाल दास व 8 साथियों को फंसा दिया गया और जेल में यातनाएं दी गई। मगराम वेद के राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। किसने की, मगराम वेद ने। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु के बाद उनके बाद शार्दुल सिंह राजा बने। पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्कर चालू रखा। 1947 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर दिया, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारासभा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट का भी गठन किया गया। जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजे। उसके बाद में क्या हुआ कि अब वो सारे के सारे वयस्क मताधिकार या जो भी मताधिकार होने लगे, तो जनता के बीच में सारा का सारा शासन आ गया। तो शासक ने यह भी घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। तो 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं के ने एक सभा की घोषणा की और नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई। उसके बाद में 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की।
और वो भी अपना ही शासन करना चाहते थे। उसके बाद में क्या हुआ, प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया। विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। तो अब अगर मंत्रिमंडल भंग हो गया तो केंद्र के ऊपर दबाव आ जाता है, फिर उनको वापस से चुनाव कराने पड़ते हैं, या चुनाव हो रहे हों तो वो रद्द हो जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय किया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पानिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया। तो उसके बाद में कुछ और आंदोलन रह गए हैं, वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको जाकर जरूर देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।